चलिए बेटा, गुड मॉर्निंग सबको। गुड मॉर्निंग नीरज भाई। नीरज भाई गुड मॉर्निंग। नीरज भाई सामने तो देख लो। गुड मॉर्निंग भाई सबको। लास्ट क्लास में हमने क्या करा था, एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं और फटफट से आगे बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट पे, और इस कॉन्सेप्ट को आज एंड करते हैं। ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं लास्ट क्लास की, हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करा था जिसका नाम था नेमो डेड कॉर्ड नॉन हैबिट, विच मींस सेल बाय नॉन ओनर। सेल बाय नॉन ओनर। अगर मैं सेल बाय नॉन ओनर का एक जनरल कॉन्सेप्ट बताऊं तो जनरल सेंस में ये प्रोविजन आपको बस इतनी सी बात बता रहा था कि अगर सेलर ऑफ द गुड्स एक ट्रू ओनर नहीं है गुड्स का, तो जो बायर ऑफ द गुड्स है वो भी ट्रू ओनर नहीं बनेगा। मतलब अगर सेलर का टाइटल डिफेक्टिव निकल के आता है तो क्या वो एक गुड टाइटल कन्वे या एक गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है टू दी बायर? नहीं। मतलब अगर आपको एक गुड टाइटल ट्रांसफर करना है तो सेलर को ओनर होना पड़ेगा। क्या होना पड़ेगा? ओनर ऑफ द गुड्स होना पड़ेगा। ये इस कॉन्सेप्ट का जनरल प्रिंसिपल क्या रहता? क्या कह रहा था? जनरल प्रिंसिपल। लेकिन मैंने आपको बताया था अगर हम जनरल प्रिंसिपल को ही सिर्फ लेके चले तो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में ना बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस थे जो दिक्कत में आ सकते थे, और इसीलिए इस कॉन्सेप्ट जनरल सेंस में इसके कुछ एक्सेप्शन निकाल के दिखाए। मैंने आपको बताया टोटल एक्सेप्शन 7 पॉइंट्स है, जिसमें से लास्ट क्लास में हमने 3 पॉइंट्स पे डिस्कशन करा था, जहां पे इवन जो सेलर है वो एक नॉन ओनर है लेकिन वो एक गुड टाइटल कन्वे कर सकता था, बट कंडीशन ये थी जो परचेजर है वो कैसा होना चाहिए? बोनाफाइड। कैसा होना चाहिए? बोनाफाइड का मतलब है हर सिचुएशन में बायर किस में होगा? गुड फेथ। आपने बोला सर कौन से केसेस थे? मैंने आपको लास्ट क्लास 3 कराए थे। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय जॉइंट ओनर, और सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। बेटा सबसे पहला था सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। मैंने आपको बताया था मर्केंटाइल एजेंट एक ऐसा एजेंट होता है जो फॉर द पर्पस ऑफ सेल ऑफ गुड्स आप प्रिंसिपल अपॉइंट करता है, जिसको काम सिर्फ सेल ऑफ गुड्स करना होता है। मैंने बोला अगर मर्केंटाइल एजेंट के पास पोजेशन ऑफ द गुड्स है, क्या है? पोजेशन ऑफ द गुड्स, वो भी प्रिंसिपल की कंसेंट से। किसकी कंसेंट से? प्रिंसिपल की कंसेंट से। पॉइंट नंबर 2, मर्केंटाइल एजेंट एक्ट करेगा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। पॉइंट नंबर 3, मर्केंटाइल एजेंट से जो बायर परचेज कर रहा है गुड्स वो गुड फेथ में है। और पॉइंट नंबर 4, कोई भी तरह का नोटिस बायर को रिसीव नहीं हुआ रिगार्डिंग कि जो सेलर है उसके पास नो अथॉरिटी टू सेल है। अगर ये चारों कंडीशन आप फुलफिल कर दोगे, क्या क्या? पोजीशन विद द कंसेंट ऑफ प्रिंसिपल होना चाहिए, सेकंड ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए मर्केंटाइल एजेंट, थर्ड बायर गुड फेथ में होना चाहिए, फोर्थ नो नोटिस टू द बायर दैट द सेलर हैज नो अथॉरिटी टू सेल। चारों कंडीशन फुलफिल करोगे, इवन मर्केंटाइल एजेंट एक ओनर नहीं है बट वो जिस बायर को ओनरशिप देगा उसके पास कैसी ओनरशिप जाएगी? गुड टाइटल। कैसी जाएगी? गुड टाइटल। पॉइंट नंबर 2 था जॉइंट ओनर के केस में, सेल बाय जॉइंट ओनर। उसमें 3 कंडीशन थी, बड़ी सिंपल सी। पहला, एक ओनर के पास सोल पोजीशन होगा। एक ओनर के पास सोल पोजीशन होगा विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर जॉइंट ओनर। सेकंड, बायर गुड फेथ में होगा। थर्ड, नो नोटिस टू द बायर दैट द पर्सन हैज नो अथॉरिटी टू सेल। तीनों कंडीशन फुलफिल, एक जॉइंट ओनर कन्वे कर सकता है गुड टाइटल। पॉइंट नंबर 3 था आपका सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। इसमें भी 3-4 बड़ी सिंपल सी सिचुएशन थी। भैया आपके पास जो गुड्स का पोजीशन होगा वो पोजीशन आपने कैसे लिया होना चाहिए? अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अंडर वॉइडेबल मतलब कि कोर्जन से ले लिया हो, फ्रॉड से ले लिया हो, मिस रिप्रेजेंटेशन से लिया हो, या अंडर इन्फ्लुएंस से ले लिया हो। आपके पास पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जिस बायर को सेल करे वो गुड फेथ में होना चाहिए, और आपने जो सेल करी है वो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के रेपुटेट होने से पहले होनी चाहिए। अगर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट हो गया उसके बाद आप सेल कर रहे हो, क्या वो सेल वैलिड मानी जाएगी? फिर तो भैया आपको गुड्स किसको रिटर्न करने पड़ेंगे? अगली पार्टी को। तो 3 सिचुएशन बताई थी, बड़ी सिंपल सिंपल सी। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, पोजीशन सिर्फ और सिर्फ अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, मतलब कोर्जन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू। बायर गुड फेथ होना चाहिए, और आपने जो सेल करी है बायर को वो बिफोर रेपुटेशन ऑफ द वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। कोई दिक्कत? प्रोसेस में हो मतलब? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं भाई। आपको मतलब आप ये कह रहे हो कि आपने सूट फाइल करा और उसे प्रूव करना पड़ेगा कि अंडर कोर्जन था, तो कोई फर्क नहीं पड़ता।
कॉन्ट्रैक्ट रेपुडिएट होगा कब? जब कोर्ट डिसीजन देगा ना, उससे पहले भी अगर आपने कर दिया, उस डिसीजन से पहले, तो आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसीजन के बाद करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। केस फाइल से कोई नहीं बढ़ता, मैं बोल रहा हूँ कॉन्ट्रैक्ट जो है वो रेपुटेट होना चाहिए। रेपुटेट कब होगा? जब कोर्ट का जजमेंट आएगा। तो कोर्ट जजमेंट तक आपका जो है आप सेल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें भी कुछ सर्कमस्टांसेस है। अगर कोर्ट पर्टिकुलर एक्सप्रेस कर दे कि भैया जब तक इन प्रोसेस चल रहा है जो सूट है, तब तक आप इस गुड्स को अपनी कस्टडी में रखो, आगे सेल मत करना, स्पेसिफिकली बता दे, फिर आप सेल नहीं कर सकते। वो तो हाइपोथेटिकल सिचुएशन हो गई। बट इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट रेपुटेट हो सकता है। रेपुटेट की टर्म्स क्या रहेंगी उसके रिगार्डिंग प्रोविजन ने कुछ नहीं बोला, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे अपने फोर्थ पॉइंट पे। 3 पॉइंट हमारे हो गए, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय जॉइंट ओनर और सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट। और इसके बाद आप पॉइंट नंबर 4 पे आएंगे बेटा, विच इज पॉइंट नंबर 4, सेल बाय सेलर इन पोजीशन, सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल, सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर सेल। सर क्या बोल रहा है? बड़े ध्यान से समझेंगे आप मेरी बात। एक एग्जांपल लेते हैं, फिर हम इसको लिखाएंगे, कंडीशन बता देंगे, कुछ नहीं। कि भाई सेल बाय सेलर, सेल कौन कर रहा है? सेलर। अब आपके दिमाग में आएगा सर सेलर ही तो सेल करता है, सेलर सेल कर रहा है और सेलर ओनर ने तो कर देगा ओनरशिप ट्रांसफर, क्या दिक्कत है? लेकिन बेटा यहाँ पे एक वर्ड पढ़ो, आफ्टर सेल, सेल बाय सेलर इन पोजीशन आफ्टर। बेटा अगर सेल हो जाती है तो हमने पढ़ा था सेल में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली। कैसे ट्रांसफर होती है? अगर सेलर ने गुड सेल कर दिए तो ओनरशिप सेलर की हो गया, बायर की। तो मतलब यहाँ पे जब सेलर ने एक बार सेल कर दी तो उस पर्टिकुलर केस में उसने ओनरशिप बायर को दे दी। अब वो दोबारे ओनरशिप दे दी, पोजीशन उसके पास है, लेकिन डिलीवरी करने से पहले वो एक नए बायर को भेज देता है। समझ के लेना कैसे। मान लीजिए मिस्टर ए जो है वो सेलर है। क्या है बेटा? सेलर। मिस्टर ए गुड्स जो है टोल्ड करते हैं मिस्टर बी को, जो कि हमारे बायर बन गए। अब इस केस में आपको पता है यहां पे सेल हो रही है, तो सेल में ओनरशिप ट्रांसफर टू बायर होती है कब बेटा? इमीडिएटली। कब होती है? इमीडिएटली। क्या मैं बोल सकता हूं सेल होने के बाद जो ओनर ऑफ द गुड्स है वो कौन हो गया? बी। भैया मैंने बोला था पेमेंट ऑफ प्राइस, डिलीवरी ऑफ गुड्स कुछ मैटर नहीं करता, ओनरशिप ट्रांसफर कब होगी हमने डिसाइड करा था। मान लो गुड्स स्पेसिफिक है, गुड्स क्या है? स्पेसिफिक, डिलीवरेबल स्टेट में, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है कशिश? स्पेसिफिक गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट, ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? क्या पूछ लिया सर, मैं तो बताया नहीं था। बेटा कहाँ से सुनना, सच बताना। वहां से आवाज आई ना, वहां से मम्मी के समझाना, वहां से आवाज आई ना। बेटा बड़े गंदे बच्चे भाई। स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट में, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बना ओनरशिप ट्रांसफर होती है। बट भाई इस पर्टिकुलर केस में इसने ओनरशिप तो ट्रांसफर कर दी, लेकिन गुड्स का पोजेशन अभी तक कौन होल्ड करके बैठा है? पोजेशन ऑफ द गुड्स सेलर के पास है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सेलर ने बायर को ओनरशिप ट्रांसफर कर दी है, सेल हो चुकी है, लेकिन अभी तक पोजीशन किसके पास है? सेलर के पास है। मतलब आप दुकान में आए, फ्रिज पसंद वसंद करा, डिलीवरेबल स्टेट में भी था, आपने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया, जैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाया ओनरशिप क्या हो गई? ट्रांसफर। मतलब सेलर ने बायर को दे दी। अब ऑब्वियसली है कि भाई सेलर ऑन द स्पॉट तो पोजीशन दे नहीं सकता, लो भैया हाथ में फ्रिज लेके जाओ। वो क्या करेगा? आप घर जाओ, रात तक फ्रिज आ जाएगा। तो मतलब ओनरशिप के साथ बायर तो चला गया, लेकिन पोजीशन ऑफ द गुड्स अभी किसके पास है? सेलर के पास। अब हुआ क्या? अब उसके साथ साथ ना दिवाली जी आती है, जहां पे दीपाली जी आती है। हाँ जी, क्या हो रहा है भाई? वॉइस क्या आ रही है?
अब ठीक है? हेलो, बेटा मेरी आवाज आ रही है आपको सही से? मोहित, सृष्टि, मेरी आवाज आ रही है आपको? करिए भाई। हेलो, आपने आते ही खराब कर दिया, तब तो और खराब हो जाए। क्या पता स्क्रीन ही विजिबल ना हो। आवाज बताओ ना भाई जल्दी। हेलो हेलो, 1 2, हेलो, आ रही है। माइक ऑफ कर। बहुत धीरे आ रही है। हेलो, आ रही है लेकिन धीरे आ रही अब अपनी वॉल्यूम बढ़ा फोन की। है। मोहित भाई आपको आवाज आ रही है? सृष्टि, तो स्लो आ रही है। और धीरे आ रही है। अब बेटर है? थोड़ा तेज बोलूं क्या? थोड़ा तेज बोलूं क्या? हाँ सर। और थोड़ा तेज बोलूं? दीपाली आ गई एग्जाम पे। अब ठीक है, चिल्ला दूं क्या? चलो बेटा, बेटा अब बड़े ध्यान से देखो। अब इस एग्जांपल में क्या हुआ, जो सेलर है उसने ओनरशिप ऑफ द गुड्स बायर को दे दी, लेकिन पोजेशन में अभी भी गुड्स के हैं। अब दीपाली इसकी शॉप पे आती है और दीपाली को ना वही गुड्स पसंद आते हैं, और दीपाली ना अमाउंट देती है। सेलर कहता है जी ये जो पीस है बहुत बढ़िया पीस है, अभी अभी मार्केट से लॉन्च हुआ है, बढ़िया एकदम, किसी की दुकान में नहीं, सिर्फ मेरी दुकान में। और गुड्स मान लो 10,000 का था, सेलर ने बोला 15,000 का है। कितने का है? और सेलर ने इसको यहाँ पे सेल कर दिया। दीपाली गुड फेथ में, दीपाली को नहीं पता कि जो गुड्स है ना ये ऑलरेडी सेल हो गए हैं, ओनरशिप बायर को चली गई, बस डिलीवरी करना बाकी है। अरे दीपाली किस में बेटा? गुड फेथ में। वो तो सब में कॉमन थी ना कंडीशन। अब यहां पे देखो, दोबारा रीड करो, सेल बाय सेलर इन पोजीशन इवन आफ्टर सेल। मतलब सेल हो चुकी है, ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है फ्रॉम सेलर टू बायर, लेकिन सेलर जो है उसके पास सिर्फ गुड्स का क्या बचा हुआ है? पोजीशन। और उसने पोजीशन रखते हुए फिर से एक न्यू बायर को दोबारा सेल कर दी। तो क्या ये सेल वैलिड है? बिल्कुल वैलिड है। क्या ओनरशिप बिल्कुल सही जाएगी? बिल्कुल सही जाएगी, बट कंडीशन है फिर से भाई देखो ना, दीपाली के पास बिल्कुल वैलिड ओनरशिप जाएगी। हम ये तो टॉपिक पढ़ रहे हैं ना कि भाई नॉन ओनर है, सेलर जो है वो नॉन ओनर है, अभी ओनर नहीं है, लेकिन फिर भी वो कन्वे कर रहा है गुड टाइटल। कंडीशन पहला, भाई जो पोजेशन ऑफ द गुड्स है वो सेलर के पास होना चाहिए, चाहे सेल हो गई। क्योंकि अगर देखो सेल हो गई मतलब ओनरशिप ट्रांसफर हो गई और पोजेशन भी ट्रांसफर हो गया, तो सेलर सेल कर पाएगा क्या? नहीं, ना उसके पास ओनरशिप है ना पोजेशन है। तो भैया अगर ओनरशिप है तब तो कर ही सकता है। इस केस में कह रहा है पोजेशन होना चाहिए। सेलर के पास क्या होना चाहिए? पोजेशन ऑफ द गुड्स। भले ही सेल हो चुकी है, ओनरशिप किसी की भी हो, फर्क नहीं पड़ता, सेलर के पास पोजेशन होल्ड होना चाहिए। नहीं नहीं, अबे भाई इन ट्रांजिट कहां से आ गया? मैं बोल रहा हूं पोजेशन इन ट्रांजिट में। भैया पोजेशन कहां से आ गया? पोजेशन लॉस्ट हो जाता है भाई इन ट्रांजिट जाते ही। पोजेशन वहां पे फिर आप पोजेशन को रीगेन करोगे। यार वो तो फिर तू अलग ही केस बताना। राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व रखा है तो ओनरशिप कैसे ट्रांसफर हो जाएगी? तब तो केस ही नहीं बनेगा ना। अगर राइट ऑफ डिस्पोजल तूने रिजर्व रखा है तब तो कंडीशन फुलफिलमेंट के बाद होगी, तो ओनरशिप तो ट्रांसफर ही नहीं। ओनरशिप किसकी है? सेलर की। तो वो तो टाइटल दे ही सकता है। तब तो नेमोडेट का एक्सेप्शन कहां से बन गया? यहां पे मैं बोल रहा हूं पोजेशन सेलर के पास होना चाहिए गुड्स का। सेकंड, जो बायर है, बायर कौन सा? न्यू बायर। दो बायर है यहाँ पे। जो न्यू बायर है वो किस में बेटा? गुड फेथ में। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, न्यू बायर को पुराने बायर की सेल का नॉलेज नहीं होना चाहिए। न्यू बायर को
ये नहीं पता होना चाहिए कि ऑलरेडी सेलर ने किसी ओल्ड बायर को सेल कर दी है। अगर तीनों कंडीशन आप फुलफिल करते हो तो दीपाली के पास जो गुड टाइटल है, जो टाइटल जाएगा वो कैसा जाएगा, गुड। अब ये न्यू बायर और सेलर आपस में क्या इनका चलेगा वो हमें डील नहीं करना, हमें बस अभी इस टॉपिक में ये देखना है कि क्या दीपाली के पास ट्रू ओनरशिप जाएगी। आंसर इज यस। कंडीशन बता दी, पहला पोजेशन सेलर के पास होना चाहिए इवन आफ्टर सेल। अगर पोजेशन लॉस्ट हो गया तो क्या ये वाला पॉइंट उठेगा, नहीं। सेकंड, जो न्यू बायर है वो किस में होना चाहिए, गुड फेथ में। पॉइंट नंबर 3, जो न्यू बायर है उसे पुरानी सेल की कोई भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए। तीनों कंडीशन आप फुलफिल करोगे, एक सेलर जो पोजेशन है इवन आफ्टर सेल वो एक गुड टाइटल कन्वे कर सकता है। सॉरी, उससे कोई लेना देना ही नहीं है यार, वो पेमेंट करे ना करे हमें क्या फर्क पड़ता है, ओनरशिप ट्रांसफर हो चुकी है, मेन तो मैटर ही है ना। आप देखो पता है क्या है भाई, आप पता है किससे सोच रहे हो, आपके दिमाग में ये चीज आएंगी कि सर बी के साथ गलत हो गया। आप ये सोच रहे हो कि सर बी का अब क्या होगा, बी को तो कोई रेमेडी नहीं दी। अरे बी के पास तो अपनी रेमेडी है ना भाई, सूट फाइल करेगा, ब्रीच फाइल करेगा, वो तो अपनी रेमेडी है। लेकिन आप सब्जेक्ट मैटर देखो, अभी सब्जेक्ट मैटर है कि दीपाली के पास गुड टाइटल जाएगा। मैं आपको नेमो डेट के एक्सेप्शन पढ़ा रहा हूं ना, आप इसमें फंस जा रहे हो कि भैया बायर तो बड़ा वीकर पोजीशन पे। अरे अगर तू इसको वीकर पोजीशन में ना डाले तो ये वीकर पोजीशन पे नहीं आ जाएगा। अगर तू बोल दे चल ठीक है, ये बोल दे भाई गुड जिसे वापस करने हैं, इसको गुड टाइटल नहीं जाएगा, तो दीपाली का क्या भाई, जिसने पैसे दे दिए फिर वो सूट फाइल करेगी, ये करेगी। तो लॉ मेकर कह रहा है दीपाली को कुछ नहीं करना, शूट फाइल पुराने वाले बायर को करना है। तू क्यों एक्साइटेड हो रहा है और क्या, समझ रहे हो आप। तो एक ना एक को तो वीकर पोजीशन पे जाना ही है। अभी हमारा सब्जेक्ट मैटर है कि दीपाली के पास गुड फेथ में ओनरशिप जाएगी ट्रू, तो बिल्कुल जाएगी। आप एग्जाम्पल नोट करेंगे फिर मैं कंडीशन लिखवा दूं। जतिन भाई खुश से हो जाते हैं। पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बेटा, सेलर मस्ट continue to be in possession of the goods even after the sale। पहली कंडीशन है सेल होने के बावजूद भी पोजेशन ऑफ द गुड्स किसके पास रहना चाहिए बेटा, सेलर, तभी वो सेल कर पाएगा, क्योंकि ओनरशिप तो ऑलरेडी चले गई है। अगर पोजेशन भी चला गया तब सेल वैलिड नहीं होगी। पोजेशन मस्ट बी कंटिन्यू टू बी इन पोजेशन ऑफ दी, सॉरी पोजेशन जो है वो सेलर के पास होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, बायर हैज नो नॉलेज, हाँ ये बायर न्यू की बात कर रहा है, वैसे पे बायर ही लिखोगे तब भी चलेगा, क्योंकि ओल्ड बायर को नहीं पता क्या नाम दे दिया, ओनर। ओल्ड बायर को इन्होंने क्या नाम दे दिया, ओनर। तो यहां पे न्यू बायर लिखो, खाली बायर भी लिख दो। बायर हैज नो नॉलेज ऑफ द प्रीवियस सेल। और थर्ड, बायर एक्टेड in good faith, buyer acted in good faith।
तो 4 एक्सेप्शन हमने डन कर लिए। सबसे पहला सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेकंड सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल बाय पर्सन इन पोलेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय सेलर इन पोलेशन इवन आफ्टर सेल। पॉइंट नंबर 5, सेल बाय बायर, सेल बाय बायर बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, सेल बाय बायर बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। पहले सेलर ने सेल के बाद पोजीशन रखते हुए सेल कर दी, अब यहां पे कह रहा है सेल बाय बायर। सेल कौन कर रहा है? बायर। कर सकता है सर, लेकिन कब कर सकते हैं? जब उसके पास ओनरशिप आई। लेकिन भैया अभी बायर के पास खुद ओनरशिप नहीं आई, उसने उससे पहले ही गुड्स को क्या कर दिया? सेल। क्या मतलब है सर? समझना थोड़ा सा। गुड्स सेंट ऑन, यार उसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना जैसे आप एक्ट करोगे ना तभी ओनरशिप आ जाएगी आपके पास। नहीं नहीं नहीं, तू जब बेचेगा तब तेरे पास ओनरशिप आ जाएगी। तेरे बेचते के साथ ही साथ साथ चलेगा वो। तूने बेचा, ओनरशिप आई। यहां पे जो डील कर रहा है, तूने बेच पहले दिया, उसके बाद ओनरशिप आ रही है। तो गुड सेंट ऑन अप्रूवल मत ले से, क्योंकि गुड सेंट ऑन अप्रूवल में कैसा था, जैसे ही आपने कोई एक्ट करा इक्विवेलेंट टू एक्सेप्टेंस, ओनरशिप साथ ही आ जाएगी। यहां पे पता है क्या हो रहा है भाई? एक पर्सन है, मान ले ए, वो ना दिल्ली में रहता है। बेटा मैंने आपको याद है बताया था स्पेसिफिक गुड्स है तो आप चेक उसमें चेक करते थे इंटेंशन ऑफ द पार्टीज। भाई वो 3 केस तो तब अप्लाई होते थे ना जब इंटेंशन को आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे। तो ए दिल्ली में बैठा है, वो गुड्स को सेल करता है बी को, जो कि मुंबई में बैठा है। अब आपको पता है गुड्स जो है वो वहां से वहां पे शिप पे जाएंगे, ट्रांसपोर्ट पे जाएंगे, किसी भी तरह का एक वे चाहिए, मोड चाहिए। तो यहां पे अभी जो गुड्स है ये सेल हो रही है, और गुड्स जो है अभी वो इन ट्रांजिट है। गुड्स क्या है? और यहां पे ना क्लियर कट इंटेंशन है, ओनरशिप ट्रांसफर होगी जब आपके पास गुड्स हाथ में आएंगे। गुड्स क्या आएंगे? हाथ में आएंगे, तब ओनरशिप ट्रांसफर होगी। या क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है, इंटेंशन ऐसी है कि ओनरशिप ट्रांसफर होगी 20 जून को। कितने को? 20 जून को। भाई मैंने बोला था अगर जैसी इंटेंशन है वैसे ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अगर आप एक्सप्रेसली बता रहे हो इंटेंशन, तो जो बताए वैसे। अगर इंटेंशन आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही, तब हम देखते थे स्पेसिफिक गुड्स है डिलीवरेबल स्टेट, तब क्या करना है, नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट तब क्या करना है, प्राइस असर्टेन है तब क्या करना है। वो सारी चीजें बात की बात थी, लेकिन यहाँ पे क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है 20 जून को ओनरशिप ट्रांसफर होगी। अब डिलीवरी कब हो रही है, पेमेंट कब हो रही है, लेना देना नहीं। ठीक है, सेल हो गई, गुड्स ट्रांजिट में है, और क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग में कि ओनरशिप जो बी के पास जाएगी वो सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप जाएगी 20 जून को। जब तक गुड्स ट्रांजिट में है, फॉर एग्जांपल आज 18 जून है, क्या बायर ऑफ द गुड्स ओनर है? क्या बायर ऑफ द गुड्स ओनर है? नहीं सर। अरे बायर थोड़ी ओनर है, अभी भी ओनर कौन है? सेलर। बायर ओनर कब बनेगा? 20 जून को। कब बनेगा? लेकिन बायर ने क्या करा ना, बायर ने जब गुड्स ट्रांजिट में थे, जब गुड्स क्या थे? ट्रांजिट में, तभी आगे सी को ये गुड्स क्या कर दिए? सेल कर दिए। बड़े ध्यान से समझना, क्या बायर जब सेल कर रहा है, आज 18 तारीख है, जब बायर अभी गुड्स ट्रांजिट में ही है, मैंने बोला ना सेल करना मतलब डिलीवरी थोड़ी देना है, ओनरशिप ट्रांसफर करना है। आज के दिन जो मिस्टर बी है 18 जून को ही, अभी खुद गुड्स उनके पास नहीं है, ना ओनरशिप है ना पोजेशन, कुछ नहीं है, उन्होंने सीधा वो गुड्स बेटा किसको बेच दिए? मिस्टर सी को। तो यहां पे पॉइंट बोल रहा है सी जो है क्या वो ओनर बनेगा? आंसर इज यस। पोजेशन हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं पॉइंट्स गिनाना स्टार्ट करवाता हूं आपको। सॉरी
आप इसके वाले ऊपर वाले में तो उसके बाद सेलर के पास पोजीशन हाँ जी, हाँ जी। यहाँ पे विदाउट पोजीशन भाई कई बार ना देख, बना रहे हैं बस। नहीं नहीं, यहाँ पे मान ले चल ठीक है, मैं तेरे को इसको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं बोल देता हूँ कि गुड्स जो है, थोड़ा सा इसे ठीक कर लेते हैं। गुड्स ट्रांजिट में नहीं है, एक सेकंड लो। हायर परचेज वाला, हाँ हायर परचेज सेट हो जाएगा, बिल्कुल हायर परचेज बिल्कुल सेट होगा। मान लो गुड्स का पोजेशन भाई के पास है, लेकिन इंटेंशन ऑफ ओनरशिप कब है? 20 जून की। वैसे बिना पोजेशन की भी हो सकता है, पता है क्या? एक चीज होती है डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल एक तरह का डॉक्यूमेंट होता है, उसमें उसका मतलब क्या होता है मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। जिस बंदे के पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होगा ना, उसके पास गुड्स का पोजेशन हो या ना हो, डीम्ड माना है गुड्स का पोजेशन होगा। मतलब गुड्स बैठे दिल्ली में, मतलब गुड्स आ रहे दिल्ली से ट्रांजिट में, मेरे पास डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल आ गया, अभी गुड्स किस में? ट्रांजिट में, लेकिन लॉर्ड डीम्ड मानता है कि गुड्स का पोजेशन किसके पास है? मेरे पास। ओनरशिप नहीं, पोजेशन। पोजेशन, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल पोजेशन देता है, सिर्फ क्या देता है? पोजेशन। जैसे मान लो आपने रेलवे से गुड्स ऑर्डर करवाए, तो रेलवे से गुड्स जा रहे हैं, अब रेलवे वालों को ना आपको एक रिसीट देते हैं, एक पर्चा लिखा होगा, उसमें लिखा होगा 100 kg गुड्स जा रहे हैं एट द रेट दिस, इस पे एक्सपेंसेस इतने लग रहे हैं। जिसके पास वो पर्चा है, रेलवे के पास जाओ, पर्चा दो, ट्रांसपोर्टेशन की फीस दो, गुड्स आपको मिल जाएंगे। मतलब जिसके पास वो पर्चा है वो उन गुड्स का पोजेशन होल्ड करता है, लॉ ये डीम्ड मानता है। ऐसे डॉक्यूमेंट को बोलते हैं डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। एक और डॉक्यूमेंट होता है डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल। डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल वो क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल में कैसे था भाई? गुड्स ओनरशिप किसी के पास भी है, मैंने अगर नीरज को डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल दे दिया ना, नीरज रेलवे वालों के पास जाएगा, गुड्स का पोजेशन ले सकता है, ले सकता है। मैंने अपर्णा को टाइटल वाला डॉक्यूमेंट दे दिया, ओनर मैं हूं, पेपर इसके पास है, क्या पोजेशन ये ले सकती है? ले सकती है। डॉक्यूमेंट ऑफ शोइंग टाइटल जो होता है ना, उसमें सिर्फ उसी व्यक्ति को पोजेशन जाएगा, उसी व्यक्ति के पास होल्डिंग रहेगी जिसका उस पर नाम लिखा है। जैसे जब आप शेयर परचेज करते हो, ट्रांसफरेबल नहीं होता। जब आप शेयर परचेज करते हो ना, तो शेयर में ऐसा नहीं लिखा होता कि 100 शेयर करे इतने और कोई भी बंदा लेके बेच के आ जाओ। जब पहले चलता था फिजिकल फॉर्म में, वहां पे लिखा होता था कि भैया ये पर्टिकुलर पर्सन इस कंपनी के इतने शेयर होल्ड करके बैठा है, तो अगर आपको सेल करके पैसे लेने ना, तो नीरज भाई को भेज दूंगा, नीरज भाई चले जाएंगे वहां पे, सिर्फ कौन जाएगा? मैं। डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज इक्वल टू पोजेशन। तो वो मैं उससे वो करवा रहा था, बट ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि भाई पोजेशन अभी इस बायर के पास है, ओनरशिप कब आएगी? 20 जून को, ये एक्सप्रेसली लिखा हुआ है। अब ओनरशिप आने से पहले देखो 20 जून या उसके बाद ही कभी भी सेल कर दे, तब कोई दिक्कत होती? तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, पोजेशन की इसके पास, ओनरशिप भी इसके पास। बट बायर ने कर पता क्या दिया? बायर ने पोजेशन अभी सिर्फ आया है, ओनरशिप आई नहीं है, और बिना ओनरशिप करे ही इसने ना यहाँ पे एक सब सेल कर दी। क्या कर दी? इसे बोलते हैं सब सेल। मतलब जब आपकी खुद की सेल कंप्लीट नहीं हुई है और आपने आगे सेल कर दिया। क्लियर? इस केस में ये बंदा ट्रू ओनर बनेगा, बिल्कुल बनेगा, बस कुछ कंडीशंस है। वो क्या कंडीशन है मैं आपको लिखवाना स्टार्ट करता हूं। वो एक कॉमन कंडीशन, पहली कंडीशन क्या है कि भैया इस पर्सन के पास, इस वाले बायर के पास गुड्स का पोजेशन होना चाहिए, या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल जो भी है, गुड्स का पोजेशन या डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल होना चाहिए, विद द कंसेंट ऑफ सेलर होना चाहिए। सेकंड, ये जो बायर है ये गुड फेथ में होना चाहिए। और थर्ड एक और कंडीशन है, वो मैं बताऊंगा, बट अभी आप लिखना स्टार्ट करो। पहले आप ये नोट कर लो, सी को थोड़ा इससे रिजेंबलिंग है, मैं बताऊंगा क्या है। हाँ, हायर परचेज में भी क्योंकि आपके पास पोजेशन आता है। नहीं, हायर परचेज में देखो गुड टाइटल पास नहीं कर सकता, ठीक है, लेकिन एक्सेप्शन मैंने बताया था ना, वहां पे क्या होता है देखो, जब आप हायर परचेज का कॉन्ट्रैक्ट बनाते हो ना, अगर नॉर्मल केस में एक हायर परचेजर बोनाफाइड परचेजर को ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन वहां पे जब मैं लिखवा रहा था, मैंने लिखवाया था कैन नॉट पास अ गुड टाइटल इवन टू अ बोनाफाइड परचेजर, ये लिखवाया था ना। ये इसलिए था क्योंकि हायर परचेजर का ना कॉन्ट्रैक्ट ही बनते टाइम एक्सप्रेस्ड होता है कि आप बेली की पोजीशन पे हो। किसकी पोजीशन पे हो? एक्सप्रेसली लिखा होता है। मतलब भैया आपके पास जब ओनरशिप आएगी ना,
उसके बाद ही आप बेच सकते हो। तो हायर परचेज हो सकता है, लेकिन हायर परचेज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सप्रेसली वो पावर नहीं देता हायर परचेजर को कि आगे सेल कर पाए। मतलब वो मना कर रहा है कि आप आगे कर नहीं सकते। लेकिन ये सिचुएशन काइंड ऑफ हायर परचेज जैसी चल रही है कि आपके पास पोजीशन आ गया है, ओनरशिप आई नहीं है, ओनरशिप आने से पहले ही आपने आगे सेल कर दिया। तो वो कह रहा है बिल्कुल वैलिड सेल है। और कब से वैलिड है तो मैं कंडीशन बताना स्टार्ट करूंगा आपको। पॉइंट नंबर 1, बायर should be in the possession of the goods. Buyer should be in the possession of the goods. और पोजेशन की जगह बेटा आप क्या डाल सकते हो, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल। आपके पास गुड्स का पोजेशन नहीं है बट डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है, तो उसे भी हम पोजेशन के इक्विवेलेंट ही मानते हैं। विद द कंसेंट of the point number 2, new buyer has no knowledge regarding this। आपकी मॉड्यूल में क्या यूज करा इसके लिए, न्यू बायर हैज नो नॉलेज ऑफ अदर राइट ऑफ लीन। अब फिर ये टॉपिक में नहीं है, राइट ऑफ लीन क्या होता है अभी आप बस स्टार बना के छोड़ दो। अभी के लिए बस आप सिंपल भाषा में समझो कि जो नया बायर है मतलब मिस्टर सी को इस बात की नॉलेज नहीं होनी चाहिए कि बी के पास खुद ओनरशिप नहीं है। ठीक है। और लास्ट पॉइंट नंबर 3, न्यू बायर सेल बाय बायर बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। एक बायर जिसको ओनरशिप अभी ट्रांसफर नहीं हुई है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप होने से पहले ही उसने एक सब सेल कर दिया, तो जो जिस न्यू बायर को कराया क्या वो ट्रू ओनर बनेगा? यस बनेगा। 3 कंडीशन, पहला जो बायर है उसके पास पोजेशन ऑफ द गुड्स होना चाहिए विद द कंसेंट ऑफ सेलर। सेकंड, उसको न्यू बायर को कोई भी नॉलेज नहीं होनी चाहिए रिगार्डिंग द अदर राइट ऑफ लीन। अदर राइट ऑफ लीन क्या है बताऊंगा। और लास्ट थर्ड, न्यू बायर एक्टेड इन गुड फेथ। ये राइट ऑफ लीन को स्टार बना लो बेटा, इससे क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या आएगा अभी हम डील करेंगे अनपेड सेलर में। कितने एक्सेप्शन हो गए हमारे? 5 एक्सेप्शन हो गए। सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट। पॉइंट नंबर 2 था सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल बाय जॉइंट ओनर। सेल बाय पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद 2 बड़े रिजेंबलिंग थे, सेल बाय सेलर इन पोजेशन इवन आफ्टर सेल, और सेल बाय बायर बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। ठीक है, बड़े बड़े 5 पॉइंट निपट चुके, छोटू छोटू से 2-3 पॉइंट बचे। आप अगला पॉइंट डालो मेरे साथ, पॉइंट नंबर 6। सेल बाय एस्टॉपल। सेल बाय एस्टॉपल, सेल बाय एस्टॉपल। एस्टॉपल को कई बार होल्डिंग आउट भी बोलते हैं। सेल बाय एस्टॉपल बोले या सेल बाय होल्डिंग आउट बोले तो दोनों का मतलब सेम है। इसका क्या मतलब होता है बड़े ध्यान से समझना। पहले मैं आपको एस्टॉपल का मतलब बताता हूं क्या होता है। ये वर्ड आपको दोबारा पार्टनरशिप पे दिखने वाला है। हाँ जी, प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बट आप में से कुछ लोग वहां थे नहीं अवेलेबल, तो अभी हम इसे देखते हैं। कह रहे सेल बाय एस्टॉपल, और एस्टॉपल के केस में भी एक नॉन ओनर कन्वे कर सकता है एक गुड टाइटल। अच्छा देखो, ये बताओ क्या है? दुकान। ये देखो, ये रेक्टेंगल, इनको दुकान दिख रही है,
अब आप सोच रहे हो किस अमाउंट में नशे हो रहे हैं यहाँ क्लास में। अभी दुकान बनेगी, सही बात है, दुकान है। रुचिका क्या है ये? दुकान। बेटा ये ना एक शॉप है, पता है किसकी शॉप है? किसकी शॉप है? साड़ी की दुकान, ठीक है, साड़ी की दुकान है मस्त करके। और साड़ी की दुकान ना 2 लोगों ने खोल दिया। कौन लोग हैं वो? जल्दी वॉलेंटरी बता दो, मैं अपनी तरफ से नाम नहीं चुनना चाहता ना। तुझे क्यों लगता है धीरज साड़ी की दुकान खोलेगा? और पता है ऊपर से क्या कह रहा था? अभी कह रहा था वो नहीं होते एक अंकल होते जो ट्राई कर करके दिखाते हैं। अभी एक वॉलेंटियर वो भी तो चाहिए हमें। तो मेरे भाई एक तो देखो दीपक बनेगा, एक तो दीपक बनेगा। ये तो डीम्ड है बेटा। दीपक, तुम्हें क्वालिटी नहीं पता दीपक की। दीपक वही अंकल बनेंगे जो ये बदला लिया ना। तुम बता दीपक भाई किसी एग्जाम्पल में ना ऐसा हो सकता है? हो ही नहीं सकता। तो बेटा बड़े आराम से देखो, ये ना एक शॉप है। इस शॉप में ना, इस शॉप में मस्त करके साड़ी की दुकान है और 2 लोगों ने खोली है। मान लो एक भाई है जतिन भाई और एक भाई है दीपक भाई। अब तुम आपस में डिसाइड कर लो कौन बिलिंग काउंटर पे और कौन डेमो दे रहा है, ठीक है। अब बड़े ध्यान से देखना, इस शॉप में 2 लोग हैं और दोनों ओनर है। दोनों क्या है? ओनर। ये दोनों ओनर ऑफ द गुड्स है। मस्त करके फाउंडेशन का पेपर देने के बाद 2 महीने की छुट्टी पड़ती है, तो कह रहे साड़ी बेचने का काम करते, पैसे कमाते हैं। दोनों ने साड़ी की दुकान खोल ली और ऐसे ही राह चलते एक दिन यहां पे ना नीरज में अभी तो देख मजे ले रहा है। यहाँ पे रोहित सर आ गए। अब आप में से कुछ लोग कि रोहित सर साड़ी की दुकान में क्या कर रहे हैं? तो बेटा मदर्स डे भी आता है, मेरी दीदी का बर्थडे भी आता है ना? कौन सा डे? गर्लफ्रेंड डे कौन सा डे होता है पहले मुझे बता दो बेटा। वैलेंटाइन डे तो सुना है मैंने, गर्लफ्रेंड डे कौन सा होता है? कोई चलो, हाँ जो भी है, मैं आता हूँ। लेकिन मैं साड़ी लेने नहीं आया। मजे की बात यह है, तुमने स्टोरी बीच में सुनी नहीं, मैं साड़ी लेने नहीं आया। मुझे पता लगा भाई कि जतिन भाई और दीपक भाई मस्त करके एकदम ऐसे साड़ी की दुकान खोली है। तो मैं राह से चलता आ रहा था और मैंने जो है ऐसे मिलने के लिए अंदर घुस गया दुकान में और मैं ऐसे बातचीत कर रहा था कि भाई क्या है ये वो, बढ़िया एकदम दुकान उकान सही भाव। तो ऐसे बातचीत चल रही थी और एकदम से यहां पे, अबे यार नीरज जी, सुधा जी आ गए। अबे अब क्यों हंस रहे हो? सुधा जी साड़ी नहीं ले सकती क्या? हद है सुधा जी, क्या है देखो, ठीक है। तुम नीरज के पीछे क्यों पड़े हो पहले मुझे बताओ तुम। अब आएगा नीरज, अब आएगा नीरज के पीछे पड़ गया। देख लिया। दुकान में बस भाई दुकान में एंटर करती है सुधा जी। अब आपको पता है सुधा जी और मैं एक दूसरे को जानते हैं बड़े अच्छे से, और हम अज्यूम कर रहे हैं सुधा जी इनको नहीं जानती, अज्यूम कर रहे हैं सुधा जी मेरे को बहुत अच्छे से जानती है। और जब सुधा जी एंटर हुई ना तो मैं अपनी अलग हवाबाजी में मैंने भाई सुधा जी के सामने इनको पता है क्या बोल दिया? ओनर को दीपक और जतिन को, छोटू चाय लाओ। मैंने कहा छोटू मैडम ये दिखने से चाय लाओ। और मैंने सुधा जी को बोल दिया सुधा जी वेलकम है आपका मेरी दुकान में। मैं फिर से बता रहा हूँ एक्चुअल ओनर और शॉप के कौन है? जतिन और दीपक। मैं तो भाई नॉर्मली आया हुआ था, लेकिन मैंने कोई स्टेटमेंट दे दी या कोई कंडक्ट दे दिया, स्टेटमेंट दे दी या कोई कंडक्ट दे दिया। मतलब स्टेटमेंट क्या दी? आपका स्वागत है मेरी दुकान में। इस स्टेटमेंट से ओनर ऑफ द शॉप कौन लग रहा है? या मैंने कंडक्ट कर दिया छोटू कुर्सी और चाय लो फटाफट। अब वो चाय और कुर्सी लेके भी आ गए। मतलब सर इस पर्सन ने स्टेटमेंट और कंडक्ट दिया जिससे ऐसी रिप्रेजेंटेशन हो रही है
कि ये ट्रू ओनर है। क्या है? ट्रू ओनर। क्या बेटा मैं एक्चुअल में ट्रू ओनर था? नहीं, लेकिन मेरे स्टेटमेंट और कंडक्ट से सुधा जी को मैंने, जतिन और दीपक ने मिलकर ये बिलीव करवाया कि मैं ट्रू ओनर हूं। अब देखो, मैं तो हवाबाजी में रह गया, मैंने तो हवाबाजी में बोल दिया भाई मेरी शॉप है। दीपक और जतिन पता है क्यों चुप रहे? दीपक और जतिन को लगा नई नई शॉप खुली है, सर की बातचीत वाले कोई आया है, सर जो बढ़िया से 10-15 हजार की शॉपिंग करवा देंगे और अपने को कहे एक चाय और कुर्सी तो लेकर आनी है, 15 हजार की सेल हो रही है। दीपक भाई मस्त करके फुर्ती में चाय भी ले आया, कुर्सी भी ले आया और कह रहा साहब और कुछ, कपड़ा यहाँ रख के साहब और कुछ। अब यहाँ पे जब ये स्टेटमेंट और कंडक्ट दी जा रही थी ना मेरे द्वारा, उस टाइम पे बेटा जो एक्चुअल ओनर है गुड्स का, वो साइलेंस मेंटेन करके बैठा है। क्या मेंटेन करके बैठा है? मतलब मैं एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं कि मैं ओनर हूं, जबकि मैं एक्चुअल ओनर नहीं था। और जब मैं फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूं उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, क्या ट्रू ओनर ने मुझे मतलब निग्लेक्ट किया कि भैया क्या बोल रहे हो, झूठ की बोल रहे हो, गलत की बोल रहे हो ना, वो भी साइलेंस मेंटेन करके बैठे। तो अब यहां पे सुधा जी ने मान लीजिए जो भी परचेजेस करी, क्या सुधा जी उसकी ट्रू ओनर नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी भाई। वो तो फिर अलग ही केस हो गया ना, फिर वो तो इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट चला गया, फिर वो पॉइंट नंबर 4 आ गया। नहीं नहीं, एस्टॉपल तो फिर केस ही नहीं बनेगा ना भाई। अंडर अगर कोर्जन की सिचुएशन है तो अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, वो अलग बात हो गई। यहां पे मैं कह रहा हूं एस्टॉपल कब बनता है? जब एक पर्सन स्टेटमेंट और कंडक्ट देके कुछ ऐसा रिप्रेजेंट करवाता है जो एक्चुअल में नहीं है। अब अगर उसने एक बार ऐसा रिप्रेजेंट करवा दिया ना, तो सुधा जी के लिए ओनर ऑफ द शॉप कौन रहेगा? मैं, हमेशा। ऑल्दो मैं हूं नहीं, सुधा जी के लिए कौन रहेगा? मैं। और क्या कल के दिन मैं इस बात से डिनाई कर सकता हूं? मतलब मान लो कल के दिन सुधा जी को कोई भी प्रॉब्लम आ गई साड़ी में और वो वापस आएंगी, तो वो किसको बोलेंगी? मेरे को बोलेंगी कि भैया आप ओनर ऑफ शॉप के, आपकी शॉप में देखो कैसे साड़ियां, डैमेज साड़ियां दे दी मेरे को। जो भी सूट फाइल होगा, जो भी कंसिक्वेंसेस होगा, किसको बियर करने पड़ेंगे? मेरे को। तो भैया यहां पे सेलर हूं मैं, जो कि ट्रू ओनर नहीं है, बट मैंने रिप्रेजेंटेशन करके सुधा जी को एक सेल कर दी। क्या सुधा जी ट्रू ओनर नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी। इसे बोलते हैं सेल बाय एस्टॉपल। मतलब सेल आप एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा करवा रहे हो जो कि बाय स्टेटमेंट और कंडक्ट ओनर लग रहा है, लेकिन एक्चुअल में ओनर नहीं है। और वो जो स्टेटमेंट और कंडक्ट दे रहा है ना, उस टाइम पे एक्चुअल ओनर ने क्या मेंटेन करना चाहिए? साइलेंस। समझ आया आपको? हाँ, सुधा तो गुड, सुधा को तो ये लग रहा है ना ओनर मैं हूं, तो जब मैं सेल करूंगा, चाहे मैं ट्रू ओनर नहीं हूं, लेकिन सुधा जी क्या बनेगी? ट्रू ओनर। सेल बाय एस्टॉपल समझने में आपको कोई दिक्कत? एक बार ऐसे दोबारा रिपीट होगा बेटा, पार्टनरशिप है, पार्टनर बाय एस्टॉपल, वो भी सेम यही होता है कि आप एक्चुअल में पार्टनर नहीं हो, आप स्टेटमेंट और कंडक्ट देके पार्टनर बनवा रहे हो जबरदस्ती, तो उस बंदे के लिए आप हमेशा से पार्टनर रहोगे। कोई भी लाइबिलिटी होगी वो आपको भी पकड़ सकता है। क्लियर? तो इसे देखेंगे, बट ये था सेल बाय एस्टॉपल। इस एग्जाम्पल को जल्दी से नोट करो और मस्त करके फिर अपन इसको लिखते हैं छोटा सा। हो गया भाई? मत बता भाई। आज तुम्हारी इको की क्लास नहीं है वैसे। चमक देखो, चमक देखो चेहरों पे, बिल्कुल बेशरम बच्चे, नींदें खुल गई चेहरों से। नहीं है, आंखों में चमक आ गई, घर जाएंगे। नहीं होनी चाहिए। नहीं नहीं, बातचीत। बेटा एग्जाम्पल नोट कर लिया आपने? तुम्हें मेरी बातों पे भरोसा नहीं होता क्या जल्दी से? बेटा ऐसे बच्चे हो तुम्हें अपने टीचर पे भरोसा नहीं है। देखो बेशरम ना भी बोल रहे। अरे मैं क्या तुम सबको प्रूफ दिखाऊंगा क्या बेटा? मैं अरे मैं बोल रहा जब नहीं है। नहीं है क्लास।
लॉ की चल रही है ना। अरे मैं बोल रहा हूँ जब नहीं, कैसे बच्चे हो तुम। रीड पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे बेटा, सेल बाय स्टॉपल में। अरे दीपक भाई, अरे मैं बोल रहा हूँ नहीं है, बस सीरियसली बोल रहा हूँ। स्टेटमेंट और कंडक्ट। लेट द बायर टू बिलीव दैट द सेलर। बेटा सेलर के ब्रैकेट में यहां पे जो सेलर है वो क्या है, अज्यूम्ड सेलर है। कैसा सेलर है, मतलब एक्चुअल सेलर तो कोई और ही, एक्चुअल ओनर तो कोई और है। लेकिन स्टेटमेंट और कंडक्ट, लेट द बायर टू बिलीव दैट द सेलर हैज द अथॉरिटी टू सेल, दैट द सेलर हैज द अथॉरिटी टू सेल। क्या एक्चुअल में अथॉरिटी थी? नहीं, लेकिन आपने बायर को बिलीव करवाया, आपने बायर को बिलीव करवाया कि सेलर के पास है बाय स्टेटमेंट और बाय कंडक्ट। सेकंड पॉइंट लिख लेना इसमें, पॉइंट नंबर 2, द सेलर means silence instead of कौन सा वाला? वो तो हाँ, वो तो सब में ऐड कर ले यार तू। गुड, सॉरी, उस कंज्यूमर के लिए जिसके साथ हमने ऐसी रिप्रेजेंटेशन, और किसी के लिए नहीं, ऐसे नहीं तो पहले की सेल करा है उसके लिए मैं, जिस पर्सन को हमने स्टॉपल करवाया उस पर्सन के लिए मैं लायबल हूंगा, एक्टेड इन। क्योंकि सुधा जी के हिसाब से तो आप लोग नॉर्मल वर्कर्स हो ना, ओनर तो मैं हूं, तो यहाँ पे कोई भी लाइबिलिटी आएगी तो सुधा जी मेरे को पकड़ेंगे। मेरी भाई हवाबाजी थी, मैं शो ऑफ कर रहा था भाई। नेक्स्ट पॉइंट नंबर कौन सा है बेटा? 7, सेल बाय अनपेड सेलर। नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है सेल बाय अनपेड सेलर। अब देखो बेटा, इसे ना स्टार बना लो और इसके ऊपर हमारा पूरा अगला यूनिट है। जब आप अगला यूनिट पढ़ोगे ना, अगला यूनिट है अनपेड सेलर। उसमें एक टॉपिक आता है बहुत इंपॉर्टेंट, राइट्स ऑफ अनपेड सेलर। उसमें थर्ड राइट जो होता है वो होता है राइट टू रीसेल। अब राइट टू रीसेल में क्या है, वो कह रहा है एक अनपेड सेलर चाहे ओनर हो ऑफ द गुड्स हो या ना हो, अगर उसे आगे से पैसे रिसीव नहीं हुए तो बेटा वो ना उस गुड्स को कहीं और सेल कर सकता है। समझो, मैं एक सेलर था, मैंने बायर को गुड्स की ओनरशिप दे दी, गुड्स में डिलीवर करने ही वाला हो। अब इसमें पूरा डेप्थ में मैं अगले चैप्टर में पढ़ाऊंगा, बस ओवरव्यू दे रहा हूं। गुड्स में डिलीवर करने वाला था, तब तक मान लो मुझे पता लग गया सामने वाला पर्सन इंसॉल्वेंट है, ओनरशिप चली गई है, डिलीवरी जाने वाली थी अभी, तभी मुझे पता लग गया सामने वाला इंसॉल्वेंट हो गया। अब मैं उसे गुड्स दूंगा तो मुझे पक्का पता है पेमेंट ऑफ प्राइस मिलने नहीं वाले, तो क्या मैं गुड्स उसे दूंगा? कंडीशन नंबर 1, अगर अनपेड सेलर को गुड्स को रीसेल करना है ना, तो पोजीशन उसके पास होना चाहिए, क्योंकि अगर पोजीशन चला गया तब सेल वो नहीं कर सकता, तो पोजीशन उसके पास होना चाहिए। अगर मेरे को पता लग गया वो इंसॉल्वेंट है, भले ही ओनर वो है, मैं अपने गुड्स को कहीं और सेल करके आ गया, वो सेल बिल्कुल क्या मानी जाएगी? वैलिड। अनपेड सेलर के पास राइट होता है कि अगर आपने गुड्स की ओनरशिप दे दी, आपको पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं मिल रहा, तो उसके बदले आप गुड्स को कहीं और सेल कर दो। अब मान लो मैंने कहीं और सेल करा और उस सेल में मुझे लॉस हो गया। क्या हो गया? कुछ मान लो 100 रुपए की चीज थी, आपको सेल करने वाला था, आप इंसॉल्वेंट हो गए, मुझे पता कुछ नहीं मिलेंगे। इमरजेंसी में मैंने 100 की चीज किसी और बंदे को 90 में बेच दी, 10 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है ना। किसकी वजह से हो रहा है? आपकी वजह से। इंसॉल्वेंट जो हुआ है उसके पास जाऊंगा, केस कर दूंगा 10 रुपए के लिए कि भैया 100 रुपए की चीज इसने वादा करा था लेगा, इसने लिया नहीं, मैंने 90 में किसी और को बेच दी जल्दीबाजी में, जो 10 रुपए का लॉस है वो ये देगा।
सॉरी, अरे तो कुछ तो देगा, कुछ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में कुछ तो रिसीव होगा ना, तो जितना भी रिसीव होगा केस आप 10 रुपए के लिए फाइल कर दो। सेकंड केस ये भी हो सकता है कि भाई 100 रुपए की चीज है, मैंने 120 में बेच दी, अब वो 20 रुपए के प्रॉफिट का क्या होगा, ये भी हम डील करेंगे आगे चैप्टर में, बट अभी के लिए बस मैं इतना बता रहा हूं। एक अनपेड सेलर, कौन अनपेड सेलर है बताऊंगा, उसके पास राइट होता है अगर वो गुड्स के पोजेशन में है और सामने वाला पर्सन पेमेंट ऑफ प्राइस नहीं दे रहा, तो वो उन गुड्स को क्या कर सकता है, रीसेल। बस यही बात है। और भी केस होते हैं भाई, और भी केस होते हैं, बहुत सारे केस है, अभी अनपेड सेलर बता नहीं सकता ना पूरा। सेल बाय अनपेड सेलर में लिखेंगे, बस छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन लिख लो, अभी तो पूरा चैप्टर पढ़ोगे तो इसमें भर दोगे आप आराम से। When an unpaid seller exercise right of lien or right of stoppage in transit, comma, unpaid seller exercise right of lien or right of stoppage in transit, he may resell the goods। अभी आपके दिमाग में राइट ऑफ लीन क्या होता है ये आ रहा होगा, स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या है यार, ये दो राइट है, इन दोनों राइट से ना अनपेड सेलर के पास पोजेशन आ जाता है, और मैंने आपको कंडीशन क्या बताई थी, अनपेड सेलर के पास क्या होना चाहिए, पोजेशन। तो उन्होंने ये वाला राइट लगा के या ये वाला राइट लगा के पोजेशन एक बार ले लिया, एक बार पोजेशन आ गया, तब आप गुड्स को आगे क्या कर सकते हो, रीसेल। पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे, राइट ऑफ लीन क्या होता है, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या होता है अगले चैप्टर में। बस अभी के लिए आप बस इतना याद रखो, राइट ऑफ लीन या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा के अनपेड सेलर के पास आएगा पोजेशन, और एक बार अनपेड सेलर के पास पोजेशन आ गया तो वो गुड्स को आगे क्या कर सकता है, रीसेल, चाहे वो ओनर हो या ना हो। कोई दिक्कत? 7 पॉइंट हो गए, मर्केंटाइल एजेंट, जॉइंट ओनर, पर्सन इन पोजेशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, सेल बाय सेलर इन पोजेशन इवन आफ्टर सेल, सेल बाय बायर बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, 5 मेन वाले हो गए। उसके बाद 6th है सेल बाय स्टॉपल, जहां पे आप रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो कि आप ओनर हो बट आप एक्चुअल में ओनर, और जब आप ये रिप्रेजेंटेशन दे रहे हो तब एक्चुअल ओनर क्या है, साइलेंट। और लास्ट 7 जो आपने पढ़ा सेल बाय अनपेड सेलर। और लास्ट पॉइंट नंबर 8 आप लिखेंगे सेल अंडर द प्रोविजन, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स। सर हाँ जी, तो 7 पॉइंट रिपीट कर दीजिए, मेरा नेट रुक गया। अच्छा बेटा एक सेकेंड। सेल बाय अनपेड सेलर में बेटा इतनी सी बात बोली थी, अभी आप अगला यूनिट पढ़ोगे ना उसका नाम है अनपेड सेलर, तो वहां पे हम इन बातों को बड़े अच्छे से समझेंगे। बट आप इतना समझो अभी कि अनपेड सेलर में ना एक राइट होता है राइट ऑफ लीन, एक और राइट होता है राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। इन दोनों राइट का यूज करके गुड्स को पोजेशन में ले लिया वापस से, और अगर एक बार गुड्स का पोजेशन सेलर के पास आ गया, अनपेड सेलर के पास, मतलब जिसे पैसे नहीं मिल रहे, तो भैया वो न्यू बायर को वही वाले गुड्स रीसेल कर सकता है। मैं फिर सेलर अनपेड, मतलब उसने पैसे नहीं मिल रहे उसे, वो बायर को बार बार बोल रहा है पैसे दे दो पैसे दे दो, बायर पैसे नहीं दे रहा, फिर उसने गुड्स का पोजीशन ले लिया किसी तरीके से, या तो राइट ऑफ लीन लगा के या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट लगा के, क्या होते हैं अभी नहीं बताया मैंने। और आगे वो अगर रीसेल कर देगा तो ये जो न्यू बायर है इसके पास एक गुड टाइटल जाएगा। ये अनपेड सेलर होता है अभी नहीं बताया, राइट ऑफ लीन क्या होता है नहीं बताया, स्टॉपेज इन ट्रांजिट होता है नहीं बताया। डन सृष्टि? चलिए, और लास्ट बेटा छोटी सी बात करें, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, बड़ी सिंपल सी बात कह रहा है। इसमें ना 2-3 केस बता रखे हैं, जैसे आपने एक टॉपिक पढ़ा था क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में, फाइंडर ऑफ गुड्स। क्या पढ़ा था? फाइंडर ऑफ गुड्स। ये फाइंडर ऑफ गुड्स ना आप इंटर में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वेलमेंट आएगा उसमें भी पढ़ोगे। फाइंडर ऑफ गुड्स मैंने आपको इतना डेप्थ में नहीं करवाया, वहां पे डेप्थ में आएगा, मैं थोड़ा सा बताता हूं।
फाइंडर ऑफ गुड्स में एक राइट होता है, पता है क्या? मान लो मुझे कोई गुड्स फाइंड हुए, आज मैं बाहर जा रहा था, मुझे गुड फाइंड हुए। अब उस गुड फाइंड को ना, जो गुड फाइंड हुआ है, मेरे पास राइट है कि मैं उसे बेच सकता हूं। सर कैसे सर? आपने तो बोला था सर आपको ट्रू ओनर को ढूंढना है, जो मैन ऑफ ऑर्डिनरी प्रूडेंस जितनी भी कोशिश करता है सारी कोशिश करनी है, रीजनेबल टेक केयर भी करनी है। लेकिन एक और राइट होता है, आप उसे सेल भी कर सकते हो। कब? उसकी कंडीशन है 4। कितनी कंडीशन है? उनमें से कुछ कंडीशन मैं आपको बताता हूं। अगर आपने अपनी पूरी कोशिश कर ली, फिर भी एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स आइडेंटिफाई नहीं हो पा रहा, आपने फाइंडर ऑफ गुड्स आपने सारे एफर्ट्स ले लिए जो एक नॉर्मल मैन लेता है, आपने ले ली, बट फाइंडर ऑफ द गुड्स को ट्रू ओनर मिल ही नहीं रहा, आप गुड्स को सेल कर सकते हो। सेकंड कंडीशन, आपने एक्चुअल ओनर को ढूंढना स्टार्ट करा। जब आप एक्चुअल ओनर को ढूंढोगे तो क्या आप किसी तरीके की एक्सपेंसेस बियर नहीं करोगे? सर आप ट्रांसपोर्टेशन घूम रहे हो इधर से उधर, आपने मान लो पैम्पलेट छपवाए, न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट लिखवाई, और आपको एक्चुअल ओनर मिल भी गया। आपने बोला भाई इस तेरे गुड्स के लिए तुझे ढूंढने के लिए ना 1000 रुपए खर्च हो गए, ला 1000 रुपए दे। वो कह रहा मैं नहीं दे रहा, सेल कर दो गुड्स। फाइंडर ऑफ द गुड्स कुछ केसेस में गुड्स को सेल कर सकता है। पहला, अगर उसने ऑर्डिनरी मेहनत करी बट ट्रू ओनर नहीं मिला, गुड्स को सेल कर सकता है, और जिसको सेल करेगा ट्रू ओनर जाएगी भाई, उसके पास गुड टाइटल जाएगा। पॉइंट नंबर 2, अगर आपको ट्रू ओनर मिल तो गया लेकिन वो रिफ्यूज कर रहा है नेसेसरी एक्सपेंस को रिम्बर्स करने से, कंपनसेट करने से, कह रहा है पैसे नहीं दे रहा, मैं गुड्स को बेच रहा हूं, उससे रिकवर कर रहा हूं। और एक और सबसे अच्छा केस होता है, अगर आप ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स को ढूंढ रहे हो, आपकी बुक में नहीं लिखा, बस आपको बता रहा हूं नॉलेज के लिए, अगर आप ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स को ढूंढ रहे हो और ढूंढते ढूंढते ना टोटल वैल्यू जो गुड्स की है उसका 2/3 पोर्शन, कितना पोर्शन? 2/3 पोर्शन आपने एक्सपेंस में लगा दिया, फिर भी ओनर ऑफ द गुड्स नहीं मिला, तो कहना ढूंढना बंद कर दो, गुड्स बेच दो। मतलब थर्ड वाला, पहले 2 तो समझ आ गए भैया, आपको ट्रू ओनर मिल ही नहीं रहा, गुड्स बेच दो। ट्रू ओनर मिल तो गया लेकिन वो एक्सपेंस कंपनसेट नहीं कर रहा, गुड्स बेच के अपने एक्सपेंस बियर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड केस कह रहे हैं, मान लो मुझे आज रोड पे एक 10,000 की चीज मिली, अब इस 10,000 की चीज किसकी है, ये इसका ट्रू ओनर ढूंढने के लिए मैं बाहर निकला, और मैं बाहर निकल के ट्रू ओनर ढूंढने की कोशिश करी, और इस प्रोसेस में आपको पता है खर्चा होगा, मैं घूम रहा हूँ, एडवर्टाइजमेंट करा रहा हूँ, सब कुछ करा रहा हूँ, और करते करते 10,000 का बेटा 2/3 कितना होगा? 666.66 समथिंग। फिर एक्साइटेड हो रहा है, 666 पॉइंट समथिंग चलेगा। मैंने ना 7,000 रुपए अभी तक खर्च कर दिए नेसेसरी एक्सपेंस, या तो गुड्स को रीजनेबल कंडीशन में रखने के लिए या ओनर ऑफ द गुड्स को ढूंढने के लिए, अभी तक फिर भी ओनर नहीं मिल रहा। अब अज्यूम करो ना यार, आप एक बंदे को उसका इसके बाद भी आपने अभी तक मिला नहीं है, इसके बाद भी आप ढूंढोगे, थोड़े और पैसे लगाओगे, अब आप वो बंदा आएगा, आप कहोगे ले भी तेरा गुड, वो खुश होगा, कहेगा अच्छा अच्छी बात, कह रहे कितने खर्चा करे, 10,000 का गुड़, आप कहोगे 12,000 रुपए खर्च हो गए, क्या 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 निकल ले आके, तू ही रख ले, क्यों मिल गया, तू मुझे पाप कर दिया मैंने आके। तो लॉ मेकर कह रहा है अगर आपने अभी तक 2/3 खर्चा कर दिया है और फिर भी आपको ट्रू ओनर नहीं मिल पा रहा, तो भैया ढूंढना बंद करो, गुड्स को क्या कर दो, फ्री से। ये प्रोविजन कहता है, आपके कोर्स में कुछ नहीं है ऐसा, आप बड़ी सिंपल सी आपके कोर्स में बताने लगा, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के है, चौथा केस ये है, अगर गुड्स पेरिशेबल नेचर के है, गुड्स को सेल कर दो, मतलब ट्रू ओनर मिल नहीं रहा, और कल के कल गुड्स का नेचर ही ऐसा है वो खराब हो जाएगा। भाई टोमेटोज है, टोमेटोज की लाइफ बड़ी कम होती है, पिचक जाते हैं ना, बड़ा रीजनेबल टेक केयर करना पड़ता है उनको, भाई बड़े ध्यान से रख रहे हो, बट भाई 4 दिन 5 दिन आप कितनी भी केयर कर लो, कुछ पर्टिकुलर गुड्स जैसे जो खराब ही हो जाएंगे, तो खराब हो गया उसका भी लॉस होगा, इससे अच्छा आप सेल कर दो। तो इन चारों केस में फाइंडर ऑफ गुड्स रीसेल कर सकता है। क्या फाइंडर ऑफ द गुड्स ट्रू ओनर है बेटा? नहीं, लेकिन फिर भी जिसको वो सेल करेगा वो क्या बनेगा? ट्रू ओनर। तो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज थोड़ी सी दे दी, बट यहाँ पे कुछ ऐसे केस कवर होंगे जो ऊपर कवर नहीं है। तो कितने केस है? सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, इसमें पहला पॉइंट लिखो, फाइंडर ऑफ द गुड्स, फाइंडर ऑफ द गुड्स। अगर आप चाहो तो इसमें मेंशन कर सकते हो चारों केस जो मैंने आपको बताया कब कब सेल कर सकता है। अगर थोड़ा सा शॉर्ट समरी में लिखवा रहा हूं, ट्रू ओनर कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड। सेकेंड, अगर ट्रू ओनर मिल तो क्या, बट रिफ्यूज टू कंपनसेट फॉर नेसेसरी एक्सपेंसेस
थर्ड, अगर आपने 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स अभी तक बियर कर ली है, और फोर्थ, अगर गुड्स केस में उसके पास राइट है। बेटा बी, आपने धड़कन मूवी देखी है? अंजलि, तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता, मैं तुम्हें भूल जाओ ये होने नहीं, ऐसे कुछ करके बोलता है ना वो। तुम्हें बड़ा फोकस है कौन किसको भूल रहा है। बेटा पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगा लो, भूलवा दूंगा ढंग से। अब बेटा अक्षय कुमार का घर बिक रहा है, घर बिकवा रही है गवर्नमेंट, स्वर्ग में मूवी है स्वर्ग, मुझे लगा स्वर्ग में घर बिक रहा है। कौन सी मूवी है भाई स्वर्ग? अच्छा, नरक भी है कोई मूवी जिसका भी घर बिक रहा है। बेटा जो घर बिक रहा है ना, वो गवर्नमेंट एक पर्सन अपॉइंट करती है, लिक्विडेटर। क्या बोलते हैं? लिक्विडेटर। मान लो आज के दिन आप इंस्टॉलमेंट हो गए, तो आप बोल रहे हो मैं इंस्टॉलमेंट हूं, इसका मतलब ये थोड़ी आप इंस्टॉलमेंट हो जाओगे। आप कोर्ट के पास जाओगे, कोर्ट आपको एक लिक्विडेटर अपॉइंट करके देगा, वो आपके एसेट मेजर करेगा, लाइबिलिटी मेजर करेगा। अगर लाइबिलिटी ज्यादा, एसेट कम है, फिर वो आपको एक ऑर्डर इशू कर देगा कि भैया ये इंस्टॉलमेंट हो गया। आपके बोलने से इंस्टॉलमेंट नहीं होता, जब आपको लिक्विडेटर जो अपॉइंट किया गया कोर्ट के द्वारा वो बताएगा कि इंस्टॉलमेंट हो गया तो इंस्टॉलमेंट हो गया। उसके आगे वही लिक्विडेटर आपके सारे एसेट्स को बेच के फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में आपकी लाइबिलिटीज पे ऑफ करेगा। जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज में पढ़ते हो 50 पैसा इन रुपी कंपनसेट होता है, 40 पैसा इन रुपी, है ना। पूरा तो हो नहीं सकता, पूरा हो जाएगा तो इंस्टॉलमेंट ही किस बात का। लिक्विडेटर जो घर बेच रहा है, क्या वो ओनर ऑफ द गुड्स है? ओनर ऑफ द गुड्स कौन है? इंस्टॉलमेंट पर्सन। लेकिन जो लिक्विडेटर है, वहां पे ऑक्शन सेल होती है ना, उसमें आपने फॉर एग्जांपल लिक्विडेटर से घर परचेज कर लिया, क्या आप ट्रू ओनर नहीं बनोगे? लिक्विडेटर ओनर ऑफ द गुड्स है। तो सेकंड केस लिखो, सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट्स में, सेल ऑफ गुड्स बाय ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर का ही दूसरा नाम होता है लिक्विडेटर। ऑफिशियल रिसीवर का ही बेटा दूसरा नाम होता है लिक्विडेटर। और लास्ट केस नंबर सी, सेल बाय पोनी अंडर प्लेज। बेटा पोनी वो लड़कियां पोनी बनाती है, वॉली पोनी नहीं है, पोनी कपूर। पोनी बोलो या प्लेजी भी बोलते हैं इसे। आप इंटर लेवल पे एक कॉन्ट्रैक्ट पढ़ोगे जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज क्या होता है मैं बताता हूं आपको। मैंने प्लेज पहले भी बताया था ना बेटा। प्लेज में क्या होता है, मुझे लोन चाहिए, मैं ज्वेलरी लेके गया, मुथूट फाइनेंस पे लगवा दी ज्वेलरी और उनसे कैश ले लिया। अब यहां पे मुझे एक अमाउंट मिल रहा है, उस अमाउंट के बदले एज सिक्योरिटी मुझे गुड्स रखवाने पड़ रहे उस पर्सन के पास, ठीक है। तो जो पर्सन जिसके गुड्स होते हैं, जो पर्सन गुड्स रखवाता है, उसे बोलते हैं पॉनर या प्लेजर। क्या बोलते हैं? पॉनर या प्लेजर। मैं थोड़ा अच्छे से बताता हूं। मान लो मिस्टर ए को एक लोन चाहिए, अब वो बी जो है, बी से लोन लेते हैं 1 लाख का, और उसके बदले गुड्स जो है वो रखवा देते हैं एज सिक्योरिटी। इस पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। आप पढ़ेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे इंटर में, बट थोड़ा ऊपर से बता रहा हूं। अब देखो, एक्चुअल ओनर ऑफ द गुड्स कौन है? ए। इसे बोलते हैं पॉनर और प्लेजर। और जिसने लोन दे के गुड्स रखवाए, मतलब जिसके पास पोजेशन ऑफ द गुड्स है सिर्फ, वो होता है पोनी और प्लेजी। अब भाई जब ये लोन दिएगा 1 लाख रुपए का, तो मैंने बोला होगा ना कि 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद मैं लोन रिकवर कर दूंगा और विद इंटरेस्ट रिकवर करूंगा, है ना। तो फॉर एग्जांपल इसने बोला था फॉर 2 मंथ्स। अब जब 2 महीने बाद ये पौनी जो है ये आया उसके पास, कह रहा भाई मेरे पैसे
कह रहा पैसे तो नहीं है, कह रहा भूल जा गुड्स। ये आगे क्या कर देगा गुड्स को? सेल। तो एक पौनी अंडर प्लेज जो उसने गुड्स रिसीव करे, भाई पौनी ही नाम है तो मैं क्या नामकरण कर दूं उसका? प्लेजी, ठीक है, प्लेजी, प्लेजी सही लग रहा है। जो प्लेजी है, अरे जो प्लेजी है बेटा, वो अंडर प्लेज, बेटा क्या हो गया? जो प्लेजर है, सॉरी जो प्लेजी है, वो आगे गुड्स को सेल कर सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन होती है, वो कंडीशन आप पढ़ोगे, बट मैंने कंडीशन बता दी, ड्यू डेट पे अगर प्लेजर डिफॉल्ट कर दे। ऐसे नहीं कर सकता कि 2 महीने पहले ही सेल कर दिए, कभी भी सेल कर सकता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। क्या कंडीशन है वहां पे पढ़नी है, उनमें से एक कंडीशन मैंने आपको बता दी, अगर ड्यू डेट पे वो डिफॉल्ट कर दे, ठीक है। तो मैंने आपको थर्ड लास्ट केस पॉइंट नंबर 8 बता दिया कि सेल अंडर द प्रोविजन ऑफ अदर एक्ट, जिसमें 3 पॉइंट है, फाइंडर ऑफ गुड्स, सेकंड ऑफिशियल रिसीवर और लिक्विडेटर, थर्ड मैंने आपको बता दिया पोनी अंडर प्लेज। अगर इसमें आपको कोई भी दिक्कत है तो आप बताएंगे, वरना जल्दी से 5 मिनट में आपको रिवाइज करवा रहा हूं, फिर हम अपने अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। ड्यू डेट के बाद एक्सप्रेसली एग्रीमेंट बना के मांग सकता है। ड्यू डेट के बाद भी वो गुड वापस ले सकता है, रिडीम का ऑप्शन होता है, उसके बाद राइट टू रिडीम होता है। इंटर के लिए भी छोड़ दे कुछ पढ़ना। चलिए बेटा अगली हेडिंग में जाएंगे, रुकेंगे। हाँ जिसको जाने जाओ, गेट खुला हुआ है, जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वो तो हमेशा ही खुला है, वो तो क्लास की स्टार्टिंग में भी खुला रहता है। तो बेटा हमने एक कॉन्सेप्ट करा, नेमो डेट कोड नॉन हैबिट। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, अगर सेलर ओनर ऑफ द गुड्स नहीं है तो बायर भी ओनर ऑफ द गुड्स नहीं बनेगा। बेटा जब 8 नंबर का पेपर में क्वेश्चन आएगा ना, जो अभी बैक पैक कर रहे हो, शक्ल उतर जाएगी सबकी, मैं बता रहा हूं। ये देखो वो जब अच्छा एमसीक्यू है ना भाई, एमसीक्यू है ना, ये इनका एमसीक्यू है, ये थोड़ा ऐसे चौड़ रहे ना था, तो बेटा पढ़ तो वो भी रहे। तो चलो इसका एक टेस्ट में एमसीक्यू निकालूंगा इसका। हाँ कोई दिक्कत नहीं। मेरा ना पेपर वो सीए फाउंडेशन में एमसीक्यू भेजा। पूरी डिग्री होगा ऑनलाइन है, डिग्री तो नहीं होगी ऑनलाइन भाई। फाउंडेशन इस बार तो हो रहा है ना ऑनलाइन इनका। हाँ ऑफलाइन ही तो होता है ना तुम्हारा, या ऑनलाइन ही होता है? ऑफलाइन होता है, इस बार तो ऑनलाइन हो रहा है। तो जैसी सिचुएशन लग रही है, मुझे लग रहा है शायद तुम्हारा पोस्टपोन ना हो जाए, हो सकता है भाई। लास्ट टाइम तो भाई नवंबर ही खींच दिया था, जुलाई का करते करते सितंबर, जुलाई अगस्त लास्ट में हुआ था, जो बीच में कोविड के टाइम पे हुआ था। तुम ऑनलाइन नहीं हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, बट बहुत लंबा खींच दिया था ना उन्होंने। तो अभी थोड़ी सिचुएशन खराब लग रही है, देखते जैसे भी हो। नेमो डेट कोड नॉन हैबिट, इसके 8 एक्सेप्शन है। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ बेटा, आपको क्वेश्चन पता है कैसा आएगा? आपको क्वेश्चन डायरेक्टली आएगा कि भैया वो एक्सेप्शन बताओ, वो एक्सेप्शन बताओ जहां पे एक नॉन ओनर कन्वे कर सकता है एक गुड टाइटल। कितने केसेस है? 8 केसेस है। आराम से आप याद करके केसेस पॉइंट में लिखेंगे, अंदर का एक्सप्लेनेशन किसी ने भी पॉइंट में नहीं लिखना। मैं बार बार बता रहा हूं, मेन पॉइंट्स तो आप लिख दोगे। पॉइंट नंबर 1, सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, उसके अंदर जो कंडीशन है ना, उसे पैराग्राफ में वो करना है, ठीक है ना। अब जो आप में से ऐसा आएगा कि इनमें से कौन सा कन्वे नहीं कर सकता गुड टाइटल, तो इनमें से 8 में से 3 तो दे रखे होंगे, एक कोई अटपटा सा दे रखा होगा, तो आपको वहां पे देखना पड़ेगा, टिक लगाना पड़ेगा। अब अगर मैं बात करूं कौन कौन से केस है, तो सेल बाय मर्केंटाइल एजेंट, सेल बाय जॉइंट ओनर, सेल बाय पर्सन इन पोजीशन अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। 4th पॉइंट था सेल बाय सेलर आफ्टर सेल, सेल बाय बायर बिफोर ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। 5 तो मेन थोड़े बड़े बड़े, उसके पास 3 बड़े सिंपल है, स्टॉपल वाला, अनपेड सेलर और अंडर अदर प्रोविजन। अदर प्रोविजन में 3 पॉइंट, फाइंडर ऑफ गुड्स, लिक्विडेटर है, ऑफिशियल रिसीवर और पोनी अंडर प्लेज। कोई दिक्कत? इसी के साथ आपका 3rd यूनिट होता है बेटा समाप्त। अगली क्लास में 4th यूनिट हम डन करेंगे अनपेड सेलर वाला, और 1 या 2 क्लास लगेगी अनपेड सेलर में, 2 तो जाएगी मेरे हिसाब से। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास, तब तक ले टाटा बाय बाय, टेक केयर। यार मेरे पे मैसेज तो आया नहीं है क्लास,
बढ़िया